जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल साहब से मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लॉ गेट के जो डेमो क्लासेस में वो आगाज़ उसका किया हुआ है। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटरनेशनल लॉ का जो पोर्शन है ना, जिसमें ये देखिए आपके सिलेबस में इंटरनेशनल लॉ का 5 नंबर का जो पोर्शन है, इसमें यूनाइटेड नेशन चार्टर है, यूएन चार्टर है और इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। इसके बारे में भी हम आपको पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारे 5 नंबर पक्के होंगे, ठीक है। आइए हम आपको आज लेके चलते हैं द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो आईसीजे है उसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। और ये पूरा भी जो इसका जो स्टैट्यूट है, जो लॉ है, एक्ट है, ये हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसका जो पहला चैप्टर है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कोर्ट बनती कैसे है, वो आर्टिकल 2 से लेकर 33 तक है। चैप्टर 2 कहता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट के बारे में डील करता है कि कॉम्पिटेंसी कैसे कॉम्पिटेंट होगी कोर्ट, ठीक है ना। 34 से लेकर 38 तक है। चैप्टर 3 जो है वो है प्रोसीजर के बारे में है, 39 से 64 तक है। चैप्टर 5 4 जो है वो एडवाइजरी ओपिनियन के बारे में डील करता है। ये जो है ना, ये भी आपने याद कर लेने हैं। ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि एडवाइजरी ओपिनियन डील करते हैं फ्रॉम आर्टिकल्स 65 से लेकर 68 तक। और चैप्टर जो 5 है वो अमेंडमेंट के 69 60 जो आर्टिकल 70 जो है, ये दो आर्टिकल्स अमेंडमेंट के बारे में। आज मैं आपको डेमो क्लास दूंगा। आज हमारी क्या है, डेमो क्लास है, ठीक है। ये देखिए जनाब, ये डेमो क्लास जो है इस पे ही आपने क्या करना है, डिसाइड करना है कि आपने हमारा जो सेशन है आपने ज्वाइन करना है या नहीं करना, ठीक है। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे है, ठीक है ना, इस्टेब्लिश्ड बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसको किसने इस्टेब्लिश किया? यूनाइटेड नेशन चार्टर है ना, उसने इस्टेब्लिश किया। जो हमने यूनाइटेड नेशन का लेक्चर किया ना, पढ़ा है ना, यूनाइटेड नेशन चार्टर पढ़ रहे हैं, उसने इसको यानी कि एस्टेब्लिश किया, उसके तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया एज द प्रिंसिपल जुडिशियल आर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये क्या है? ये जुडिशियल आर्गन है ऑफ द यूनाइटेड नेशन का। ये आपने याद रखना है, प्रिंसिपल जुडिशियल आर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। शैल बी कंस्टिट्यूटेड, इसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा, एंड शैल फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द प्रेजेंट स्टैट्यूट, ठीक है ना। एंड शैल फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द प्रेजेंट स्टैट्यूट। ये जो हम स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं, ये वाला स्टैट्यूट, ये जो अब आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके मुताबिक इसको रन किया जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिली कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक पूरा नाम इसका ये है। आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया कि किस हैसियत से, एज द प्रिंसिपल जुडिशियल आर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जुडिशियल आर्गन है, ये आपने याद रखना है, प्रिंसिपल जुडिशियल आर्गन। आप प्रिंसिपल को भूल भी जाए, आप कहें जुडिशियल आर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का जो क्या है, आईसीजे है। और इसको शैल बी कंस्टिट्यूटेड एंड शैल फंक्शन, और ये फंक्शन करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द प्रेजेंट स्टैट्यूट। ये जो हम स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं इसके मुताबिक, ठीक है। आइए, अभी आपको आर्टिकल 1 पढ़ा दिया, अब हम इसका अब एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, बना लेते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश्ड बाय द डैश as the principal judicial organ of the United Nations shall be constituted and shall function in accordance with the provision of the present statute। अब मैंने अभी आपको पढ़ाया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश्ड बाय द, किसने एस्टैब्लिश किया? बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्या नीचे ऑप्शन में है चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? जी, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ए ऑप्शन इसका ठीक है जी, ए ऑप्शन इसका ठीक है। चार्टर ऑफ द नेशंस नहीं, नेशंस नहीं, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक हो गया। मतलब कि ताजा ताजा पढ़ा और उसका साथ ही एमसीक्यूज बनाकर आपको मैंने हल भी करवा दिया, ठीक। आगे चलते हैं, एमसीक्यूज नंबर 2। आगे उसी में आर्टिकल का एमसीक्यूज नंबर 2 बना रहा हूँ। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, दो तरह से एमसीक्यूज बना रहा हूँ। इस्टेब्लिश्ड बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये तो आपको अजबर होगी ना, इसको यूनाइटेड नेशन, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन के तहत इसके अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और ये क्या है? एज द प्रिंसिपल जुडिशियल आर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखिए, मुझे जुबान नहीं याद हो गया, पर 2 दफा पढ़ने से ये एज इसको क्या, प्रिंसिपल जुडिशियल आर्गन के तौर पर इसको
जुडिशियल आर्गन क्या था ना, उसकी यानी कि अदालत है, हाईएस्ट अदालत है, ठीक है ना। जुडिशियल आर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन शैल बी कंस्टिट्यूटेड एंड शैल फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द प्रेजेंट स्टैट्यूट। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर्गन नहीं, प्रिंसिपल जुडिशियल आर्गन क्या है, एज अ प्रिंसिपल जुडिशियल आर्गन के तौर पर इसको इस्टेब्लिश किया गया। आपका जनाब बी ऑप्शन ठीक है जी। ले जी, अब तीसरा एमसीक्यूज भी बना दिए इसी आर्टिकल में से। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश्ड बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये तो एमसीक्यूज हमें क्लियर हो गया। फिर दूसरा एमसीक्यूज भी क्लियर होगा, एज प्रिंसिपल जुडिशियल आर्गन भी हो गया। ऑफ द जुडिशियल आर्गन ऑफ द किसका किसका, यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन शैल बी कंस्टिट्यूटेड, यहाँ पे नेशन नहीं, कंट्री नहीं, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन सी ऑप्शन ठीक है। ठीक, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनाब क्लियर होगी बात है। आइए अब ये देखें, ये आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड भी किए जाएंगे, ठीक है, आपको आपकी इसकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, डेली लेक्चर्स, इसी तरह ऑनलाइन लेक्चर आपको सामने आपको बेरक पढ़ाऊंगा, ला पढ़ाऊंगा, साथ ही एमसीक्यूज बनाऊंगा, और ये एमसीक्यूज आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड भी किए जाएंगे। ठीक है, मेहनत करवाई जाएंगी इंशाल्लाह, ये बगैर मेहनत के ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो मेहनत हम करवा रहे हैं ना, इस तरह से कोई भी नहीं पढ़ाता, सारे बस आर्टिकल ये इसको डील करता है, ये इसको डील करता है, पेपर में कुछ हो आ रहा होता है, वो आर्टिकल वो पेपर में क्या कर रहा होता है, पेपर में वो ये लाइनिंग ये आर्टिकल उठा के दे रहा होता है, बीच में से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मिस कर रहा होता है, ये कोई पढ़ता नहीं ना कोई पढ़ाता है, तो क्या होता है कि आप फेल हो जाते हैं, आपके नंबर बहुत कम आते हैं। तो ये चीज, इस चीज से बचने के लिए, और ये मैं तरीकाकार इसलिए अपनाया है कि जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, कहते हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जाता, तो उनके लिए, उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना जी, साथ साथ एमसीक्यूज भी क्लियर करवा। चैप्टर 1 जी, आर्टिकल 1 में हमने क्या पढ़ा, अभी याद हुआ आपको? आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये इसको जो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ने इसको एस्टेब्लिश किया एज अ प्रिंसिपल जुडिशियल आर्गन के तौर पर। ठीक है, और ये जो आईसीजे है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, किसके मुताबिक रन होगी, ये प्रेजेंट स्टैट्यूट के तहत, ये हमने पढ़ा जी। आर्टिकल आप पढ़ते हैं जी, आर्टिकल 2 चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट। द कोर्ट शैल, ये कोर्ट कौन सी, द कोर्ट कौन सी कोर्ट, ये वाली जो आईसीजे है, शैल बी कंपोज्ड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिपेंडेंट जजेस पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, इलेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी फ्रॉम अमंग पर्सन, elected regardless of their nationality, regardless of their nationality, यानी कि उनकी नेशनैलिटी को यानी कि नहीं देखा जाएगा वो कौन से मुल्क से हैं, किस कंट्री से हैं। फ्रॉम अमंग पर्सन ऑफ द हाई मॉरल करेक्टर, हाँ लेकिन हाई मॉरल करेक्टर के वो अशखास होंगे जिनको यानी कि वो जजेस होंगे। हु possesses the qualification required in the respective countries for the appointment of the highest judicial officers, मतलब कि अगर पाकिस्तान का कोई जज लगता है वहाँ पे आईसीजे में, तो वो यहाँ की जो हाईएस्ट जो जुडिशियल ऑफिसर होगा, कौन होगा, चीफ जस्टिस होगा ना, चीफ जस्टिस ही वहाँ पर जाकर यानी कि वो क्या लग सकता है, जज लग सकता है। ठीक है ना, आईसीजे में, क्योंकि वो उसने क्वालिफिकेशन कहा दी कि ही हु पोजेसेस द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज, वो अपने मुल्क में क्या कर रहा हो कि उसकी वो क्वालिफाई कर रहा हो हाईएस्ट पोस्ट के लिए, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर के लिए क्वालिफाई कर रहा हो, फिर यानी कि वो क्या हो सकता है, वो आईसीजे में एज अ जज के तौर पर क्वालिफाई कर सकता है। आर जुडिस कंसल्ट्स ऑफ रिकॉग्नाइज कंपिटेंस इन द इंटरनेशनल लॉ, और के दूसरा ये कि वो कानूनी तौर पर वो कॉम्पिटेंट हो इंटरनेशनल लॉ के तहत भी, इंटरनेशनल लॉ में भी वो क्या हो, कॉम्पिटेंट हो। जनाब ये क्लियर हो गई ये बात। आइए, मैंने आपको एमसीक्यूज 3 करवा दी, अब हम एमसीक्यूज चौथा करते हैं। ठीक है, आइए एमसीक्यूज नंबर 4 में आपको करवाता हूँ। ये देखें, ये एमसीक्यूज कह रहे हैं जी, द कोर्ट शैल बी कंपोज्ड ऑफ ए बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट जजेस। इंडिपेंडेंट जजेस क्या, इंडिपेंडेंट जजेस होगी या डिपेंडेंट जजेस होगी या जजेस होगी, इंडिपेंडेंट जजेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट जजेस, बी ऑप्शन ठीक है जी। बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं। अब देखिए मेरी बात सुने, यहाँ से एक और एमसीक्यूज भी बन सकता है। ये एमसीक्यूज भी हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर के लिए वो क्वालिफाई करता हो। ठीक है, दूसरा ये कि वो कॉम्पिटेंट हो किन में, इंटरनेशनल लॉ में भी, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन सकता है। मैं हाईलाइट कर दिया, आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
आगे चलते हैं जी। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है द कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। ये जो कोर्ट होगी वो किस पर मुश्तमिल होगी, कितने जज पर मुश्तमिल होगी? 15 जजेस पर। 15 जजेस पर, ये 15 जजेस पर आपने याद रखना है। ये कोर्ट कितने जजेस पर मुश्तमिल होगी? 15 जजेस पर। नॉट टू ऑफ whom may be the national of the same state। मतलब कि 15 जजेस पर मुश्तमिल होगी, लेकिन एक एक स्टेट्स में से सिर्फ एक ही जज आ सकता है, उसमें से दो जजेस नहीं आ सकते। ठीक है ना? इसका मतलब ये नो टू टू ऑफ whom may be the national of the same state। ठीक है ना? ये उनमें से जो एक ही होना चाहिए, दो नहीं होंगे नेशनल्स। ठीक है ना? एक स्टेट का ही एक ही जज वो आ सकता है, दो नहीं आ सकते। ये आपने इसमें से याद रखना है। आगे आर्टिकल 3 का जो सब प्रोविजन 2 है वो पढ़ते हैं। अ पर्सन हु फॉर द पर्पसेस ऑफ द मेंबरशिप इन द कोर्ट, कोर्ट अगर वो उसको इस कोर्ट की मेंबरशिप के लिए उसका मकसद है, मेंबरशिप का पर्पस है, कुड बी रिगार्डेड एज द नेशनल ऑफ मोर देन वन स्टेट। वो कुड बी रिगार्डेड, वो मोर देन वन स्टेट का भी क्या हो सकता है? नेशनल हो सकता है। more than one state shall be deemed to be a national of the one in which he ordinarily exercises civil or judicial rights। तो उसको फिर ऐसे ही समझा जाएगा कि वो अगर उसके पास फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये है कि एक पर्सन जो है वो कोर्ट की मेंबरशिप यानी कि जज बनना चाह रहा है, तो अगर वो मोर देन वन उसके पास नेशनैलिटी होगी, तो फिर नेशनैलिटी उसकी वही कंसिडर की जाएगी जिसमें उसके ऑर्डिनरी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एक्सरसाइज किए जाते हैं। ठीक है ना? पॉलिटिकल और सिविल राइट जो एक्सरसाइज किए जाते हैं उसकी वही यानी कि नेशनैलिटी को कंसीडर किया जाएगा। ये उस कंसीडर का, फॉर एग्जांपल एक बंदा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का वो बाशिंदा है, शहरी है, उसने नेशनैलिटी उसको अमेरिका की भी है, उसको कनाडा की भी है, उसको ये ठीक ना, तो मतलब उसके जो पॉलिटिकल राइट्स तो वो पाकिस्तान में है ना, तो बाशिंदा किसका है? पाकिस्तान का। तो उसको क्योंकि उसके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स यहाँ पे ही यानी कि एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे लागू होते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो उसको पाकिस्तान का ही जज कंसीडर किया जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से ही है। ठीक। एमसीक्यू नंबर 5, द कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ डैश जजेस। कितने जजेस? 15 जजेस। आपने याद रखना है 15 जजेस वाला जो ऑप्शन जो है ना, ये ठीक है जी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या एमसीक्यू नंबर 6। अब देखिए मेरी बात सुने, अब जो शख्स ऐसे पढ़ेगा, क्या उसका पेपर रह जाएगा? एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। मैं पढ़ाने का तरीका ही हमारा मुनफरिद है। द रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल जो है, जो पढ़ाता हूँ, सर वकार अहमद फरीदी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। हमने पढ़ाना होता है ना, स्टूडेंट्स को बड़े दिल से पढ़ाते हैं और उनको यानी कि कोई चीज़ रह ना जाए, तो इसी तरह पढ़ाकर साथ साथ लॉ भी पढ़ा रहे हैं और साथ साथ एमसीक्यूज बनाकर भी आपको दे रहे हैं कि आपका फायदा हो जाए। आइए एमसीक्यू नंबर 6 करते हैं। जो आर्टिकल हमने पढ़ा इसी में से दोबारा बना लेते हैं। अ पर्सन हु फॉर द पर्पस ऑफ द मेंबरशिप इन द कोर्ट could be regarded as a national of more than one state। national more than one state हो सकता है। shall be deemed to be the national of one, shall be deemed to be the national of one in which he ordinarily exercise civil and political rights। उसके जो civil और political जो rights exercise किए जाएंगे, वहाँ पे उसको यानी कंसिडर किया समझा जाएगा कि ये उस वन नेशन का ये बाशिंदा है। ठीक है ना? ये बी ऑप्शन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इसके होंगे, ये बी ऑप्शन ठीक होगा जी इसका। जनाब ये 13 मिनट का अभी 15-14 मिनट का लेक्चर हो चुका है। मैं अभी चले ये अभी इसको 20 मिनट का मुकम्मल करते हैं। ये अभी आर्टिकल 4 जो है ना, ये पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट के जो मेंबर्स होंगे ना, द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना, शैल बी इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। उनको इलेक्ट करेगी, उसको जनरल असेंबली इलेक्ट करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपने इसको और से सुने। एंड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल उसको अपॉइंट करेगी। बात क्लियर हो रही है ना जी आपको? इसको सिक्योरिटी काउंसिल अपॉइंट करेगी फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द नेशनल ग्रुप्स। नेशनल ग्रुप्स जो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे नेशनल ग्रुप्स इन द प्रेजेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इन द प्रेजेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन में जो नेशनल ग्रुप जो है वो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे नॉमिनेटेड पर्सन की, उनको सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरी जनरल असेंबली इलेक्ट करेगी।
मतलब कि प्रेजेंट परमानेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन में नेशनल ग्रुप जो है वो क्या करेगा, एक लिस्ट देगा इनको, परमानेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन को। अब इनमें से जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है और जो लिस्ट प्रोवाइड इनको की गई है परमानेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन को, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली वो क्या करेंगे, वो मेंबर्स ऑफ द कोड वो सिलेक्ट इलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस not represented in the permanent court of arbitration, अगर in the case of the members of the United Nations, मतलब कि वो क्या है, उसने कहा है कि इन द केस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस नॉट रिप्रेजेंटेड इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसने कहा अगर एक बंदा जो है वो क्या है, मेंबर है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है ना, तो उसने वो नॉट रिप्रेजेंटेड इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में रिप्रेजेंटेड नहीं है, उसको वो नहीं उसमें है। कैंडिडेट शैल बी नॉमिनेटेड बाय द नेशनल ग्रुप, फिर कैंडिडेट नॉमिनेट कौन करेगा, नेशनल ग्रुप करेगा, अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस बाय देयर गवर्नमेंट्स, उनकी गवर्नमेंट ने जो उनको जो अपॉइंट किया है उस पर्पस के लिए, फिर वो क्या क्या करेंगे, उनकी गवर्नमेंट जो है वो उसको अपॉइंट करेगी, वो अपॉइंट करेगी, नॉमिनेट करेगी, नॉमिनेट उनको उनकी गवर्नमेंट करेगी थ्रू नेशनल ग्रुप्स के जरिए, अंडर द सेम कंडीशन एज those prescribed for the members of the permanent court of arbitration, उसी कंडीशन को, सेम कंडीशन को मद्देनजर रखा जाएगा जैसा कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में यानी कि नेशनल ग्रुप ने लिस्ट देनी थी ना, उसी तरह फिर सेम जो नेशनल ग्रुप होंगे जिस मुल्क के, उन वो क्या करेंगे, नॉमिनेट अपने बंदे करेंगे सेम कंडीशन पे जैसा कि परमानेंट कोर्ट ऑफ जो आर्बिट्रेशन में यानी कि लिस्ट दी जाती थी मेंबर्स की। बाय द आर्टिकल 44 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द हेग, कन्वेंशन ऑफ द हेग 1907 में जो कन्वेंशन हुई थी उसके मुताबिक फॉर द स्पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ठीक है ना, ये कन्वेंशन किस लिए हुई थी, फॉर द स्पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो थे उनको रिजोल्व करने के लिए। यहाँ बात क्लियर होगी आपको, दो हमने प्रोविजंस पढ़ी हैं आर्टिकल 4 की, दो पढ़ ली, अभी तीसरा पढ़ लेते हैं। द कंडीशंस अंडर विच द स्टेट विच इज, अच्छा जो कुछ चीज़ें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीज़ें होती है बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं होती, मैं वो इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट जो दोनों मैं रीड कर देता हूँ, जहाँ पे जोर देना था वो मैं दे देता हूँ, ठीक है ना जी, मतलब कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा आर्टिकल 3 में पढ़ा कि 15 मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो भी बता दिए। अब जो यानी ये जो लाइन जो आर्टिकल 4 में ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें मेंबर्स ऑफ कोर्ट जो होंगे वो जनरल असेंबली जो है ना क्या करेगी, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल वो इलेक्ट करेगी, जो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे नेशनल ग्रुप्स प्रोवाइड करेंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उनमें से, ठीक है। आगे चलते हैं। द कंडीशंस अंडर विच द स्टेट विच इज अ पार्टी टू द प्रेजेंट स्टैट्यूट, द कंडीशंस वो कह रहे हैं द कंडीशंस अंडर विच अ स्टेट, जो स्टेट है विच इज अ पार्टी टू द प्रेजेंट स्टैट्यूट, प्रेजेंट स्टैट्यूट की वो पार्टी भी है, ठीक है ना, प्रेजेंट स्टैट्यूट है, बट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन की क्या है, मेंबर नहीं है, ठीक है ना, नहीं मे पार्टिसिपेट इन द इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, वो पार्टिसिपेट कर सकती है, मे कर सकती है, उसकी मर्जी है, करे या ना करे, मे पार्टिसिपेट कर सकती है इन द, में पार्टिसिपेट किस में कर सकती है, इन इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के मेंबर्स को इलेक्ट करने में कर सकती है। शैल इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेशल एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेशल एग्रीमेंट बी लेड डाउन बाय द जनरल असेंबली अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, क्या क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ ए स्पेशल एग्रीमेंट, हाँ अगर कोई उनका स्पेशल एग्रीमेंट नहीं हुआ, बी ले डाउन उनको यानी कि रखा जाएगा बाय द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना, और मतलब कि ये क्या है, जो सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे जो जनरल असेंबली फिर उनको यानी कि उनको ले डाउन करेगी, मतलब कि उनको रख लेगी, ठीक है ना। इन इलेक्टिंग मेंबर्स मतलब क्या हुआ, इसमें ये है मतलब हुआ कि जो मेंबर्स जो है ना जो प्रेजेंट स्टैट्यूट के तो मेंबर हैं, पार्टी हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेंबर्स को इलेक्ट करने में। हाँ अगर कोई स्पेशल एग्रीमेंट
वो होगा तो फिर उसको देखा जाएगा, अदरवाइज अगर वो स्पेशल एग्रीमेंट नहीं है, उसकी एब्सेंस में क्या होगा, जो सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, जनरल असेंबली उसको इलेक्ट कर लेगी। ठीक है ना, ये चीज आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 7, द एमसीक्यू द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट शैल बी इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे जनरल असेंबली आ जाएगा, ऑप्शन ए ठीक है। एमसीक्यू नंबर 8 पढ़ते हैं जी। द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट शैल बी इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है ना, ये ए बी ऑप्शन ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 9 क्या है, द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट शैल बी इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द नेशनल ग्रुप इन द कौन सी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ए ऑप्शन ठीक है जी इसका। ठीक है, ऊपर पढ़ के आए हम सारा जनाब। In the case of the members of the United Nations not represented in the permanent court of arbitration, candidates shall be nominated by the national groups। यहाँ पे national groups आएगा। ठीक है, यहाँ पे national groups आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी इसका ऑप्शन ठीक है, national groups। national groups by international groups भी आप लिख, ऑप्शन में बना देता हूँ, नेशनल ग्रुप आएगा। ठीक है, नेशनल ग्रुप्स बाय डोमेस्टिक ग्रुप। डोमेस्टिक वर्ड का वो उधर यूज नहीं हुआ, लेकिन मतलब भी इसका भी यही है, डोमेस्टिक। ये देखें ना, ये दो डोमेस्टिक ग्रुप है। अब नेशनल ग्रुप और डोमेस्टिक ग्रुप ये एक ही मतलब है, लेकिन आपका जो लॉ में वर्ड यूज हुआ है ना, वो क्या हुआ है, नेशनल ग्रुप हुआ है। ठीक है ना, नेशनल ग्रुप हुआ है, तो क्या है, आपने नेशनल ग्रुप पे ही अपना आपका ऑप्शन ठीक है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इन केस ऑफ द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन नॉट, इसका एमसीक्यू नंबर कितना, 10। अब ये आगे है 11। ठीक है ना, 11 एमसीक्यू नंबर। in the case of the members of the United Nations not represented in the permanent court of arbitration, candidates shall be nominated by the national groups for the purpose by their government under the same condition as those prescribed for the members of the permanent court of arbitration by the article 44 of the कन्वेंशन ऑन द हेग। ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, कन्वेंशन ऑन द हेग 1907। ठीक है ना, ये भी आपसे वो पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है जनाब आपसे वो एमसीक्यूज। अभी मैं एमसीक्यूज में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसी ऑप्शन इसका हम ठीक कर देते हैं, ये वाला बाकी मैं चेंज कर देता हूँ, बाकी इधर मैं 8 कर देता हूँ, उधर मैं 9 कर देता हूँ। ठीक है, मतलब 7 वाला ठीक होगा ना, ऊपर हम 7 पढ़ के आए हैं, 1907 वाला। एमसीक्यूज नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12 क्या कहता है, इन द केस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन नॉट रिप्रेजेंटेड इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कैंडिडेट्स शैल बी नॉमिनेटेड बाय द नेशनल ग्रुप्स। नेशनल ग्रुप्स उनको नॉमिनेट करेंगे अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस, जो उनको अपॉइंट किया गया बाय देयर गवर्नमेंट्स अंडर द सेम कंडीशन एज दोज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के मेंबर के लिए जो कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई वही बाय आर्टिकल 44 ऑफ द कन्वेंशन ऑन द हेग ऑन 1907 फॉर द किसके लिए, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ठीक है ना, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट आना है, ये ऑप्शन इसका ठीक है। इसके देखिए मैं इसको इसके एमसीक्यूज बना दूं सारे, इसके ऑप्शन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ये देखिए मेरी बात सुने, अब इसका जो आप ए ठीक है। ठीक है ना, ए जो है अब ए ऑप्शन इसका ठीक है। अब इसके एमसीक्यूज के नंबर 12 हो गए, एमसीक्यूज नंबर हम कर लेते हैं आपको आगे, एमसीक्यूज नंबर 13। ठीक है, 13 ये आखिरी एमसीक्यूज है आगे। हाँ, ये मैं सारे एमसीक्यूज करवा देता हूँ। एमसीक्यूज 13 करते हैं। द कंडीशन अंडर विच अ स्टेट विच इज अ पार्टी टू द प्रेजेंट स्टैट्यूट, उसने कहा है कि जो कंडीशन जो अंडर विच स्टेट इज अ पार्टी टू द प्रेजेंट स्टैट्यूट बट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन आ गया, बस पढ़ के याद हो गया, तो ऊपर हमने पढ़ के मैंने समझा भी दिया है। ठीक है ना, तो यूनाइटेड नेशंस, ये आपके ऑप्शन क्या है जी, इसका आपका ए ऑप्शन ठीक है जी। अब आप इसके इसमें हमने लगा लेते हैं आईसीजे ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ICIP इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, पीसीजे लिख देते हैं। आपका ऑप्शन ये क्या है जनाब, ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है ना, आगे जी 14 एमसीक्यूज नंबर 14। द कंडीशन अंडर विच अ स्टेट
स्टेट विच इज अ पार्टी टू द प्रेजेंट स्टैट्यूट की पार्टी है बट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन नहीं है, मे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट। मैंने 4-5 दफा पढ़ा चुका हूँ ये बात आपको। In the absence of any special argument be laid down by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. Upon the recommendation of Security Council, यहाँ पे हम एक्सक्यूज बना लेते हैं upon the recommendation of the national groups, international groups। तो क्या आएगा ऑप्शन? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल ये आप ठीक है, बाकी जो आपका वो ठीक नहीं है ऑप्शन। ठीक है, आर्टिकल 5 तक। इससे हम आगे जो है इंशाल्लाह ये सारा ही पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और रोजाना आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, आपको वाइवा भी लिया जाएगा, आपको एमसीक्यूज भी सेंड किए जाएंगे। इस तरह से इंशाल्लाह थॉरोली पढ़ेंगे ताकि आपके, मैं कहता हूँ अगर जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह से आप पढ़ लें, आपके 100/100 आ सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं मैं कर रहा आपको, ठीक है, ये हकीकत है। थैंक यू वेरी मच। वकार अहमद फरीदी को रिपब्लिक लॉ अकेडमी से इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।